हेलो गाइस, व्हाट्सअप। आज हम बात करेंगे ऑर्डर 27 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल सिविल प्रोसीजर 1908, जो कि रिलेटेड है सूट्स बाई और अगेंस्ट द गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिसर इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी। मीन्स कोई भी गवर्नमेंट से रिलेटेड शूट है जिसमें गवर्नमेंट पार्टी है या गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई केस है, या फिर कोई पब्लिक ऑफिसर है जो ऑफिशियल कैपेसिटी में काम करते हुए कुछ भी एक्ट करता है जिससे रिलेटेड कोई शूट इंस्टीट्यूट होता है उसके बिहाफ या उसके अगेंस्ट, तो उसके उसके रिलेटेड जो सीपीसी में प्रोविजंस हैं उसके बारे में आज बात करेंगे। तो रूल फर्स्ट ऑफ ऑर्डर 27 क्या कहता है? सूट्स बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट। इन एनी शूट बाय और अगेंस्ट द गवर्नमेंट, द प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट शैल बी साइंड बाई सच पर्सन एज द गवर्नमेंट में बाई जनरल और स्पेशल ऑर्डर अपॉइंट इन दिस बिहाफ। मतलब कोई भी शूट जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट को उस पर्सन के द्वारा साइन किया जाएगा जो गवर्नमेंट किसी जनरल या स्पेशल ऑर्डर से अपॉइंट करेगी। इसके रिगार्डिंग की शूट्स में कौन पर्टिकुलर आदमी साइन करेगा या ऑथराइज होगा। एंड शैल बी वेरीफाइड बाई एनी पर्सन होम द गवर्नमेंट में सो अपॉइंट। और वो जो सूट की जो प्लेंट होगी या रिटर्न स्टेटमेंट होगा वो उसी आदमी के द्वारा वेरीफाइड होगा जो गवर्नमेंट इस बिहाफ पे अपॉइंट करेगी। एंड हु इज़ एक्विंटेड विद द फैक्ट ऑफ द केस। और जो आदमी उस केस की, उस पर्टिकुलर केस के फैक्ट से एक्विंटेड होगा, फेमिलियर होगा, जिसको उस बारे में जानकारी होगी, जो कोर्ट में सेटिस्फैक्ट्री रेस्पॉन्सेज उसके रिगार्डिंग दे सकता है। रूल सेकंड क्या कहता है इसके? पर्सन ऑथराइज टू एक्ट फॉर गवर्नमेंट। मतलब कौन कौन ऑथराइज पर्सनस है गवर्नमेंट की तरफ से एक्ट करने के लिए? पर्सनस बीइंग एक्स ऑफिसियो और अदरवाइज ऑथराइज टू एक्ट फॉर द गवर्नमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग शैल बी डीम्ड टू बी रिकॉग्नाइज एजेंट। मतलब कोई भी पर्सन, या तो एक्स ऑफिसियो हो सकता है, मतलब उसके डेजिग्नेशन ही ऐसी हो कि वो उसका टास्क ही गवर्नमेंट के केसेस को या उसकी प्रोसीडिंग्स को डील करना हो, और अदरवाइज ऑथराइज टू एक्ट, या फिर अलग से उसे ऑथराइज किया हो गया हो एक्ट करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग में। शैल बी डीम टू बी रिकॉग्नाइज्ड एजेंट, तो उसे रिकॉग्नाइज एजेंट माना जाएगा गवर्नमेंट का। by whom appearances, acts or application under this code may be made or done on behalf of the government। जिसकी तरफ से जो गवर्नमेंट की तरफ से अपीयर होगा कोर्ट में, या कोई भी एक्ट अगर कोर्ट की तरफ के शूट से रिलेटेड होगा तो उसे करेगा, या कोई भी एप्लीकेशन कोर्ट में सबमिट करना होगा तो वो करेगा गवर्नमेंट के बिहाफ पे। रूल थर्ड क्या कह रहा है? प्लेन्स, एक सेकंड गाइस, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। रूल थ्री क्या कह रहा है? प्लेंट इन शूट बाई और अगेंस्ट गवर्नमेंट, इन शूट बाई और अगेंस्ट द गवर्नमेंट, instead of inserting in the plaint the name and description and the place of residence of plaintiff and defendant, it shall be sufficient to insert the appropriate name as provided in section 79। तो अगर कोई भी शूट है गवर्नमेंट के खिलाफ या गवर्नमेंट की तरफ से, तो किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम लिखने या फिर उसका डिस्क्रिप्शन या उसका प्लेस ऑफ रेजिडेंट लिखने के बजाय ये पर्याप्त होगा कि हम लोग स्टेट ऑफ एक पर्टिकुलर जो भी स्टेट है जिससे रिलेटेड वो पब्लिक सर्वेंट है, या जो जिससे रिलेटेड वो गवर्नमेंट है, या फिर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो यूनियन ऑफ इंडिया, या फिर स्टेट ऑफ, जैसा देखा जाता है राजस्थान, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, हरियाणा, तो पर्टिकुलर स्टेट का नाम बजाय एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम मेंशन करने के ये पर्याप्त होगा एज पर सेक्शन 79 ऑफ सीपीसी। रूल फोर कह रहा है एजेंट फॉर गवर्नमेंट टू रिसीव प्रोसेस। मतलब कुछ लोग एजेंट होंगे गवर्नमेंट की तरफ से प्रोसेस रिसीव करने के लिए। द गवर्नमेंट प्लीडर इन एनी कोर्ट शैल बी एजेंट ऑफ गवर्नमेंट फॉर द पर्पज ऑफ रिसीविंग प्रोसेस अगेंस्ट द गवर्नमेंट इशूड इन सच कोर्ट। मतलब एक गवर्नमेंट प्लीडर जो भी किसी कोर्ट का होगा वो एजेंट कहलाएगा फॉर द पर्पज ऑफ रिसीविंग प्रोसेस। कोई भी प्रोसेस अगर कोर्ट इशू करता है, कोई भी समन या कोई भी एप्लीकेशन, अगर हमको कोर्ट में हियरिंग की डेट आ रही है या फिर कुछ भी किसी से भी रिलेटेड अगर कोई प्रोसेस सर्व होता है एजेंट को, मतलब गवर्नमेंट प्लीडर को, तो दैट विल बी नोन एज सफिशिएंट सर्विसेज एज पर रूल 4 ऑफ ऑर्डर 27।
अब रूल 5 कह रहा है फिक्सिंग ऑफ डे फॉर अपीयरेंस ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी डेट अपीयरेंस की फिक्स कैसे की जाएगी। द कोर्ट इन फिक्सिंग द डे फॉर द गवर्नमेंट टू आंसर द प्लेंट shall allow a reasonable time for the necessary communication with the government through proper channel। मतलब कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी होती है तो उसका एक प्रॉपर चैनल होता है जो कोई भी लीगल केसेस लीगल सिनेरियोज को हैंडल करने के लिए अपनी ओपिनियन देता है। तो कोर्ट जब भी किसी पर्टिकुलर केस से रिलेटेड एक शूट की टाइमिंग सेट करेगा तो मतलब रेस्पॉन्ड करने के लिए फिक्स डेट हियरिंग के लिए डेट डिसाइड करेगा तो इस बात को ध्यान में रखेगा कि नेसेसरी कम्युनिकेशन जो भी गवर्नमेंट को चाहिए प्रॉपर चैनल के थ्रू उसके लिए एक रीजनेबल टाइम वो उन्हें दे। एंड फॉर द इशू ऑफ इंस्ट्रक्शन टू द गवर्नमेंट लीडर टू अपीयर एन आंसर ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। और वो प्रॉपर चैनल के से कंसल्ट करके जो भी गवर्नमेंट लीडर उनकी तरफ से अपॉइंटेड है उसको अपीयर होने के लिए और आंसर करने के लिए प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दे। एंड में एक्सटेंड द टाइम एट इट्स डिस्क्रिशन। और उस टाइम को कितना भी एक्सटेंड कर सकता है जितना उसको सफिशिएंट लगे, बट द टाइम सो एक्सटेंडेड शैल नॉट एक्सीड 2 months इन एग्रीगेट। लेकिन जो भी टाइम होगा वो 2 महीने से ज़्यादा इन एग्रीगेट नहीं होगा। मतलब मैक्सिमम लिमिट 2 months है इन एग्रीगेट इन टोटल। अब सब रूल ये रूल 5 ही क्या कह रहा है, गवर्नमेंट टू बी जॉइंड एज ए पार्टी इन ए सूट अगेंस्ट ए पब्लिक ऑफिसर। मतलब पब्लिक ऑफिसर से रिलेटेड कोई भी सूट है तो उसमें गवर्नमेंट को भी पार्टी की तरह ज्वाइन किया जा सकता है, उसमें पार्टी बनाया जा सकता है। When a suit is instituted against a public officer for damages or other relief in respect of any act alleged to have been done by him in his official capacity। मतलब कोई भी सूट किसी पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट हुआ है, उसकी ऑफिशियल कैपेसिटी में उसने कोई भी एक्ट किया है उससे रिलेटेड और उसमें किसी डैमेज और रिलीफ को क्लेम किया गया है तो द गवर्नमेंट शैल बी जॉइंड एज ए पार्टी टू द सूट। तो गवर्नमेंट को उस सूट में पार्टी की तरह ज्वाइन किया जा सकता है। रूल 5 भी क्या कह रहा है, ड्यूटी ऑफ कोर्ट इन सूट्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट और ए पब्लिक ऑफिसर टू असिस्ट इन अराइविंग एट ए सेटलमेंट। मतलब कोर्ट की ड्यूटी होगी किसी भी सूट में जिसमें गवर्नमेंट या पब्लिक ऑफिसर है पार्टीज़ को सेटलमेंट के लिए प्रेरित करे या पार्टीज़ को सेटलमेंट के लिए इनवाइट करे एज़ पर सब रूल 1A ऑफ ऑर्डर 10। हम देखते हैं वहाँ पे प्रॉपर कंसिलिएशन आर्बिट्रेशन के लिए या लोक अदालत के थ्रू हम इनको रिसोल्व करते हैं, स्पीडी जो ट्रायल जिन्हें कहते हैं हम लोग। तो इसका सब रूल कह रहा है इन एवरी सूट और प्रोसीडिंग टू विच द गवर्नमेंट और ए पब्लिक ऑफिसर एक्ट इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी। मतलब कोई भी सूट और प्रोसीडिंग जिसमें गवर्नमेंट या पब्लिक ऑफिसर अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में काम करते हुए था वो पार्टी है। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू मेक इन द फर्स्ट इंस्टेंस एवरी एंडेवर। मतलब ये कोर्ट की ड्यूटी होगी कि वो पहले इंस्टेंस में मतलब फर्स्ट हियरिंग में ट्रायल के मतलब शुरुआती चरण में अपने भरसक प्रयास करेगा, मतलब अपने बेस्ट एफर्ट्स करेगा वेदर इट इज़ पॉसिबल टू डू सो कंसिस्टेंटली विद द नेचर एंड सर्कमस्टेंसेज ऑफ द केस। मतलब ये जहाँ पॉसिबल होगा वहाँ पे मतलब उसका नेचर ऐसा है, जो इंसिडेंट है उसका नेचर या सर्कमस्टेंसेज ऐसे हैं कि वहाँ पे पॉसिबल है कि सेटलमेंट हो सकता है, तो वहाँ पे कन्विंस करेगा कोर्ट टू असिस्ट द पार्टीज इन अराइविंग एट ए सेटलमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट। और कोर्ट इनको असिस्ट भी करेगा ताकि वो एक सेटलमेंट पे अराइव हो पाए, मतलब आपसे समझौते से उसको सेटल कर पाएँ। सब रूल 2 कह रहा है इफ़ एनी सच सूट और प्रोसीडिंग एट एनी स्टेज इट अपीयर्स टू द कोर्ट दैट देयर इज़ अ रीजनेबल पॉसिबिलिटी ऑफ ए सेटलमेंट बिटवीन द पार्टीज़। मतलब शुरुआती चरण के अलावा भी अगर किसी भी स्टेज पे प्रोसीडिंग की किसी भी स्टेज पे अगर कोर्ट को ये महसूस होता है, अगर लगता है कि यहाँ पे रीजनेबल पॉसिबिलिटी है कि सेटलमेंट पार्टीज़ में हो सकता है, द कोर्ट में एडजर्न द प्रोसीडिंग फॉर सच पीरियड एज इट थिंक्स फिट। तो कोर्ट प्रोसीडिंग्स को इतने समय के लिए एडजर्न कर लेगा जितना वो उचित समझे टू अनेबल अटैम्प्ट टू बी मेड टू अफेक्ट सच ए सेटलमेंट, ताकि उस सेटलमेंट को इफ़ेक्ट में लाने के लिए वो प्रयास कर सके। मतलब सेटलमेंट को ही यहाँ पे प्रायोरिटी में रखा गया है, मतलब प्राइमरी वे ऑफ मतलब सेटलिंग द इश्यूज इज सेटलमेंट थ्रू कंसीलिएशन आर्बिट्रेशन। जो भी मेथड्स हमको बताए गए हैं तो उनके थ्रू अगर सेटलमेंट होता है तो उस पर एंडेवर कोर्ट का रहेगा ही रहेगा।
सब रूल 3 कह रहा है द पावर कन्फर्ड अंडर सब रूल 2 इन एडिशन टू एनी अदर पावर ऑफ द कोर्ट टू एडजर्न प्रोसीडिंग। मतलब सब रूल 2 के अलावा भी कोर्ट के पास अपनी पावर ऑफ एडजर्न रहेगी, जैसा कि हम ऑर्डर 17 में देखते हैं। उसके अलग अलग रीजन है, कोई सडन या आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन है जिसमें पार्टीज़ का कोई इंक्लूजन नहीं है, मतलब वो अपने बेस्ट एफर्ट्स और एंडेवर्स करके भी अगर सिचुएशन को के अकॉर्डिंग वहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो पाते हैं तो कोर्ट उसको एडजर्न कर देता है। वो सब हम वहाँ देखते हैं। अब सब रूल 6 कह रहा है अटेंडेंस ऑफ पर्सन एबल टू आंसर क्वेश्चंस रिलेटिंग टू सूट्स अगेंस्ट गवर्नमेंट। मतलब जिनमें गवर्नमेंट अपोनेंट है उनसे रिलेटेड किसी भी केस में अटेंडेंस कैसे सुनिश्चित की जाएगी, जो भी पर्सन है जो आंसर दे सकता है उस क्वेश्चन उस शूट से रिलेटेड क्वेश्चंस के। द कोर्ट में आल्सो इन एनी केस इन विच द गवर्नमेंट प्लीडर इज नॉट अकम्पनीड बाई एनी पर्सन ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट हु मे बी एबल टू आंसर एनी मटीरियल क्वेश्चन रिलेटिंग टू शूट डायरेक्ट द अटेंडेंस ऑफ सच पर्सन। मतलब कोर्ट मतलब गवर्नमेंट प्लीडर वहाँ पे मतलब किसी भी शूट में ऐसा गवर्नमेंट जिसमें पार्टी हो उसमें एबल नहीं है, एक आदमी मतलब एक पर्सन जो उसके साथ अकम्पनी करना चाहिए था, जो उन मटेरियल क्वेश्चंस मतलब कोई टेक्निकल टाइप के क्वेश्चंस है या फिर कोई पर्टिकुलर इंटरनल प्रोसीडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसमें प्लीडर को इतनी जानकारी नहीं है, जो इंटरनल स्टाफ से रिलेटेड रूलिंग्स होगी या फिर कोई भी मतलब स्पेसिफिक नेचर का कोई भी क्वेश्चन है उस शूट से रिलेटेड, तो उसका आंसर देने के लिए जो भी पर्सन उसको ज़रूरी लगे उसको कोर्ट उसकी अटेंडेंस के लिए डायरेक्ट कर सकती है। अब देखिए रूल 7 क्या कह रहा है एक्सटेंशन ऑफ टाइम टू अनेबल पब्लिक ऑफिसर टू मेक रेफरेंसेस टू गवर्नमेंट। मतलब पब्लिक ऑफिसर्स को गवर्नमेंट को जो प्रॉपर चैनल को रेफरेंस सेंड करना है कि शूट्स में आगे क्या कार्रवाई होनी चाहिए या फिर किस तरीके से उसको डिफेंड किया जाए, उसके लिए उसको अनेबल करने के लिए टाइम को एक्सटेंड करने की गवर्नमेंट कोर्ट ध्यान रखेगा। मतलब इस चीज़ पे भी कोर्ट का पूरा वो रहेगा। वेयर द डिफेंडेंट इज़ ए पब्लिक ऑफिसर एंड ऑन रिसीविंग द समन कंसिडर इट प्रॉपर टू मेक रेफरेंस टू द गवर्नमेंट बिफोर आंसरिंग द प्लेंट। मतलब किसी केस में किसी शूट में अगर पब्लिक ऑफिसर डिफेंडेंट है और समन को उसको जब समन रिसीव होते हैं तो कंसिडर करता है इस चीज़ को कि मतलब गवर्नमेंट को रेफ़र करना ज़रूरी है, उसको महसूस होता है प्लेंट को आंसर करने से पहले मतलब रिटर्न स्टेटमेंट से पहले वो प्रॉपर चैनल से कंसल्ट करना चाहता है। ही में अप्लाई टू द कोर्ट टू ग्रांट सच एक्सटेंशन ऑफ टाइम फिक्स इन समन एज मे बी नेसेसरी टू अनेबल हिम टू मेक सच रेफरेंस। तो कोर्ट में टाइम को एक्सटेंड करने के लिए क्लेम कर सकता है, मतलब वो अप्लाई कर सकता है कि उसे पर्टिकुलर एक्सटेंशन ऑफ टाइम मिले ताकि वो उस रेफरेंस को मेक करने के लिए मतलब वो रेफरेंस के लिए अनेबल हो सके, मतलब वो रेफरेंस कर सके गवर्नमेंट को। एंड टू रिसीव ऑर्डर्स देयर ऑन थ्रू द प्रॉपर चैनल, प्रॉपर चैनल से जो भी ऑर्डर्स उसको अप्रोप्रिएट लगते हैं गवर्नमेंट को उनको रिसीव कर सके, उसके बाद वो उस रिटर्न स्टेटमेंट को उसके अकॉर्डेंस में उसको कंटिन्यू मतलब उसको ध्यान में रखते हुए रिटर्न स्टेटमेंट तैयार कर सके। सब रूल 2 कह रहा है अपॉन सच एप्लीकेशन द गवर्नमेंट शैल एक्सटेंड द टाइम फॉर सो लॉन्ग एज अपीयर टू इट टू बी नेसेसरी। और उस एप्लीकेशन को ध्यान में रखते हुए कोर्ट उतना टाइम एक्सटेंड कर देगा जितना उसको प्रॉपर चैनल से कंसल्ट करने के लिए कोर्ट को अप्रोप्रिएट लगता है। अब रूल 8 कह रहा है प्रोसीजर इन सूट्स अगेंस्ट पब्लिक ऑफिसर। अब पब्लिक ऑफिसर्स के अगेंस्ट सूट उनका प्रोसीजर क्या रहेगा वो देखते हैं हम। सब रूल 1 कह रहा है वेयर द गवर्नमेंट अंडरटेक द डिफेंस ऑफ ए सूट अगेंस्ट द पब्लिक ऑफिसर। मतलब किसी केस में पब्लिक ऑफिसर के सूट के डिफेंस को गवर्नमेंट अंडरटेक करती है। मतलब एक नई चीज़ हमको यहाँ जानने को मिलती है कि ज़रूरी नहीं है कि पब्लिक ऑफिसर से रिलेटेड किसी भी एक्ट को किसी भी सूट को गवर्नमेंट डिफेंड करे ही करे। मतलब ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट प्लीडर को अपॉइंट किया ही जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस को कोर्ट गवर्नमेंट एनालाइज करेगी, प्रॉपर चैनल उसको चेक करेगा, उसके बाद ही गवर्नमेंट प्लीडर की अपॉइंटमेंट होती है किसी भी पर्टिकुलर केस को जो पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट है। तो यहाँ क्या कह रहा है वेयर द गवर्नमेंट अंडरटेक्स द डिफेंस ऑफ ए सूट अगेंस्ट ए पब्लिक ऑफिसर। मतलब गवर्नमेंट प्रॉपर मानती है कि
किसी गवर्नमेंट प्लीडर को किसी शूट में अपॉइंट करना चाहिए, मतलब वो उसे अधिग्रहण कर लेती है। द गवर्नमेंट प्लीडर अपॉन बीइंग फर्निश्ड विद द अथॉरिटी टू अपीयर एंड आंसर द प्लेंट, मतलब उसके बाद प्रॉपर चैनल से कंसल्ट करने के बाद गवर्नमेंट प्रॉपर मानती है तो गवर्नमेंट प्लीडर को अथॉरिटी फर्निश कर दी जाती है ताकि वो किसी भी प्लेंट का मतलब किसी भी शूट में अपीयर हो सके और आंसर कर पाए उस प्लेंट का। शैल अप्लाई टू द कोर्ट, तो फिर उस अथॉरिटी को मिलने के बाद वो गवर्नमेंट प्लीडर कोर्ट में अप्लाई करता है टू डिफेंड द शूट या टू क्लेम द शूट। एंड अपॉन सच एप्लीकेशन द कोर्ट शैल कॉज ए नोट हिज अथॉरिटी टू बी एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ सिविल सूट, और उस एप्लीकेशन को मिलने के बाद कोर्ट उस अथॉरिटी को जो भी उसको प्रॉपर चैनल से मिली है गवर्नमेंट प्लीडर को, उसको अपने रजिस्टर ऑफ सिविल सूट जो रजिस्टर्स कोर्ट मेंटेन करते हैं या कोर्ट का कोई भी प्रॉपर ऑफिसर मेंटेन करता है उसमें उसको मेंशन कर लेगा। सब रूल 2 कह रहा है वेयर नो एप्लीकेशन अंडर सब रूल 1 इज़ मेड बाय गवर्नमेंट प्लीडर, और अगर किसी भी तरीके से मतलब कोई भी एप्लीकेशन इस तरीके की गवर्नमेंट प्लीडर को नहीं मिली है, मतलब नहीं मेक करी है गवर्नमेंट प्लीडर ने ऑन और बिफोर द डे फिक्स इन द नोटिस फॉर द डिफेंडेंट टू अपीयर एन आंसर, मतलब जो तारीख सुनिश्चित की गई थी किसी भी पब्लिक ऑफिसर को कोर्ट में डिफेंड करने के लिए अपीयर होने के लिए आंसर करने के लिए, उस दिन तक अगर एप्लीकेशन गवर्नमेंट प्लीडर की कोर्ट को नहीं मिलती है द केस विल प्रोसीड एज इन ए सूट बिटवीन प्राइवेट पार्टीज़, तो कोर्ट को ऐसे ही कंटिन्यू किया जाएगा जैसे वो किन्हीं दो प्राइवेट पार्टीज़ के बीच में हो। मतलब अगर गवर्नमेंट किसी गवर्नमेंट प्लीडर को अथॉरिटी फर्निश नहीं करती है ताकि वो किसी पब्लिक ऑफिसर को डिफेंड करे तो पब्लिक ऑफिसर को एक इंडिविजुअल की तरह ट्रीट किया जाता है और उसको प्राइवेट पार्टीज़ की तरह केस को कंटिन्यू किया जाता है। प्रोवाइडेड दैट द डिफेंडेंट शैल नॉट बी लाइबल टू अरेस्ट नॉर हिज प्रॉपर्टी टू अटैचमेंट अदरवाइज देन इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री, मतलब ये एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई भी पब्लिक सर्वेंट या पब्लिक ऑफिसर काम कर रहा है तो ना तो ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है, ना ही वो लाइबल होगा किसी अरेस्ट के लिए। जैसा कि हम ऑर्डर 38 में देखते हैं कि इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स होते हैं, अरेस्ट बिफोर जजमेंट या अटैचमेंट बिफोर जजमेंट, तो वो सब प्रोसीडिंग्स यहाँ पे ऑफिशियल कैपेसिटी में काम करते हुए किसी भी व्यक्ति पे अप्लाई नहीं होती है। अदरवाइज देन इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री ओनली, मतलब डिस्पोजल ऑफ द शूट के बाद, मतलब ऑर्डर 21 के अकॉर्डिंग ही उस आदमी को अरेस्ट किया जा सकता है, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है, या फिर जो भी कोर्ट के जो उसके अगेंस्ट ऑर्डर्स या डिक्री आई है उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रीट किया जा सकता है। अब यहाँ पे रूल 80 क्या कह रहा है, नो सिक्योरिटी टू बी रिक्वायर्ड फ्रॉम गवर्नमेंट और ए पब्लिक ऑफिसर इन सर्टेन केसेस, मतलब कोई भी सिक्योरिटी गवर्नमेंट या पब्लिक ऑफिसर को रिक्वायर्ड नहीं है इन केसेस में। किन केसेस में, नो सच सिक्योरिटी एज इज मेंशन इन रूल 5 और 6 ऑफ ऑर्डर 41, मतलब 41 के रूल 5 और 6 में जो सिक्योरिटीज़ की गई है हम देखते हैं कि उनमें टू प्रेजेंट इन द कोर्ट एंड अपीयर इन दी बैन कॉल्ड अपॉन से रिलेटेड जो भी सिक्योरिटी ली जाती है कि जब भी कोर्ट में बुलाया जाए तो पार्टीज़ हाजिर हों, तो उससे रिलेटेड ऐसी कोई भी सिक्योरिटी शैल बी रिक्वायर्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट से ये सब सिक्योरिटीज़ रिक्वायर्ड नहीं होंगी। और वेयर द गवर्नमेंट हैज़ अंडरटेकन द डिफेंस ऑफ द शूट, और जहाँ पे किसी शूट को अंडरटेक कर लिया है गवर्नमेंट ने डिफेंड करने के लिए जो पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट था, फ्रॉम एनी पब्लिक ऑफिसर शूड इन रेस्पेक्ट ऑफ एन एक्ट अलेज्ड टू बी डन बाई हिम इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी, या फिर कोई भी ऐसा शूट जिसमें पब्लिक ऑफिसर था और गवर्नमेंट ने उसको अंडरटेक कर लिया तो उसमें भी किसी भी सिक्योरिटी की ज़रूरत गवर्नमेंट या पब्लिक ऑफिसर को नहीं होगी। रूल 8 क्या कह रहा है, 8B डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट प्लीडर। अब यहाँ पे गवर्नमेंट और गवर्नमेंट प्लीडर को एक्सप्लेन किया गया है कि इनको डिफाइन किया गया है इन दिस ऑर्डर अनलेस अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड, मतलब किसी जगह किसी मतलब कोई अन्यथा एक्सप्लेनेशन दिया गया उसके अलावा गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट प्लीडर मीन्स रेस्पेक्टिवली, मतलब गवर्नमेंट और गवर्नमेंट प्लीडर्स जनरली वो होंगे in relation to any suit by or against the central government or against a public officer in the service of the government, the central government, मतलब कोई भी सूट है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ़ किया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई सूट फाइल किया गया है, और कोई पब्लिक ऑफिसर है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही नुमाइंदा है तो पार्टी तो गवर्नमेंट का मतलब होगा सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड सच प्लीडर एज द गवर्नमेंट में अपॉइंट वेदर जनरली और स्पेशली फॉर द पर्पस ऑफ दिस ऑर्डर।
और वहाँ पे गवर्नमेंट प्लीडर वो कहलाएगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जनरली या स्पेसिफिकली फॉर द पर्पज ऑफ दिस ऑर्डर अपॉइंट किया होगा। सी क्या कह रहा है, इन रिलेशन टू एनी सूट बाय और अगेंस्ट स्टेट गवर्नमेंट और अगेंस्ट द पब्लिक ऑफिसर इन द सर्विस ऑफ स्टेट द स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पे गवर्नमेंट का मीन्स स्टेट गवर्नमेंट होगा, जहाँ पे सूट बाई या अगेंस्ट स्टेट गवर्नमेंट है या अगेंस्ट पब्लिक ऑफिसर है जो उस स्टेट की सर्विसेज में था। और गवर्नमेंट प्लीडर वो होगा जो सब सेक्शन 2 ऑफ क्लोज 7 में डिफाइन है, मतलब हु इज़ एलिजिबल टू अपीयर एंड प्लीड इन द कोर्ट ऑफ जस्टिस और सच अदर प्लीडर एज द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट, या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करे वेदर जनरली स्पेशली फॉर द पर्पज ऑफ दिस ऑर्डर, जिसको स्टेट गवर्नमेंट इस ऑर्डर के पर्पज़ से मतलब डिफेंड करने के लिए किसी पब्लिक सर्वेंट को या खुद को या फिर अपनी तरफ से एक्ट या अपीयर या किसी भी एप्लीकेशन को फाइल करने के लिए अपॉइंट करे तो वो गवर्नमेंट प्लीडर कहलाता है। तो इसी के साथ हमारा ऑर्डर कंप्लीट होता है। बहुत धन्यवाद। अगर आपको पसंद आया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह पूरी CPC, CRPC, एविडेंस, IPC और जो भी मेजर एक्ट्स है जो जुडिशरीज में पूछे जाते हैं उनको ऐसे ही कवर करेंगे आने वाली वीडियोज़ में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।